नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर काल और इसके साथ हम लोग गुप्त काल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि प्राचीन इतिहास में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को रखा गया है। तो इसमें हम लोग सिर्फ इससे पहले वाले वीडियो में मौर्य काल के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे गुप्त काल को। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल का जो समय है 200 बीसी से लेकर के 300 बीसी, 200 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक का जो समय है यानी कि ईसा पूर्व, ये आपका क्या है? मौर्योत्तर काल का समय है। इसमें कई विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण में मध्य एशिया से होते हुए, मध्य एशिया कहने का मतलब हुआ कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वाले क्षेत्र से जो है वे लोग मध्य एशिया होते हुए आए थे। कहाँ पे? तो देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपना अपना राज्य स्थापित करते हैं। देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो हैं ये अपने अपने राज्य स्थापित करते हैं विदेशी आक्रमणकारी। और इस उत्तर पश्चिम में जो राज्य स्थापित करते हैं इससे झारखंड भी अछूता नहीं रहता है। मतलब कि झारखंड में भी इनका प्रभाव देखने को कुछ न कुछ मिलता है। भारत का व्यापारिक संबंध, भारत का व्यापारिक संबंध जो है विदेश से था। विदेशों से भी भारत का जो है ना व्यापारिक संबंध है। और इसकी पुष्टि जो है कुछ कुछ साक्ष्य के ये आधार पर किया जा सकता है। तो साक्ष्य में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। रोमन सम्राट के सिक्के, रोमन सम्राट के सिक्के जो हैं झारखंड के सिंहभूम जिले से पाए गए हैं। रोमन सम्राट के सिक्के जो ये हमारा बताता है कि भारत का व्यापारिक संबंध जो है विदेशों से था। रोमन सम्राट के सिक्के से यह पता चलता है। इंडो-सिथियन सिक्के, इंडो-सिथियन सिक्के जो हैं ये आपका चाईबासा क्षेत्र से मिले हैं। चाईबासा जो कि पश्चिम सिंहभूम ये जिला में आता है चाईबासा। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में। तो कि बिहार, बिहार में जो था कुषाण सम्राट कनिष्क का क्षत्रप, कुषाण सम्राट कनिष्क का क्षत्रप वंशफर। देखिए कुषाण सम्राट कनिष्क का क्षत्रप था, वंशफर था। और ये जो क्या किए थे, ये किए थे क्या कि पुलिंदों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। ये पुलिंदों को जो हैं ये क्षत्रप वंशफर जो थे ये पुलिंदों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किए थे। अब क्षत्रप, देखिए क्षत्रप एक प्रकार का क्या है कि कोई राज्य में एक व्यक्ति को जो मुखिया के पद पर, ये मुख्य व्यक्ति के मुखिया को पद पर जो रखा जाता है उसको जो है क्षत्रप बोला जाता है। पुलिंदो, पुलिंदो समझिए पुलिंदो क्या है। तो पुलिंदो जो है आपका, जैसे कि कुछ लोग जो हैं कागज के गठरियों को, ये कपड़ा को बांध करके और एक गठरी को लेकर के घूमते हैं तो उनको बोला जाता है पुलिंदो, पुलिंद बोला जाता है। वे लोग पुलिंद होते हैं। कनिष्क के कुछ सिक्के, अब देखिए कनिष्क के सिक्के भी कुछ जो हैं ये रांची से मिले हैं। रांची जिला से जो है कनिष्क के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल, देखिए गुप्त काल का जो शासन काल है ये जो है 355
ईस्वी से लेकर के 80 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पे ईस्वी आ गया है, इससे पहले आप बीसी पढ़ रहे थे, बिफोर द जीसस क्राइस्ट, या अब यहाँ पे आ गया है ईस्वी। अब देखिए ईस्वी में हम लोग पढ़ते हैं कुषाण का पतन। देखिए कुषाण का जैसे ही पतन होता है उसके जस्ट बाद आ जाता है गुप्त काल। अब गुप्त काल में पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में कहाँ पे है, तो पटना में है, शक्तिशाली गुप्त का उदय होता है, शक्तिशाली शासक गुप्त का उदय होता है। अब गुप्त काल में देखिए भारतीय इतिहास का जो है, ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल। अब गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं समुद्रगुप्त। गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं कौन, तो समुद्रगुप्त होते हैं, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक इस काल के होते हैं, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। देखिए तो समुद्रगुप्त विजय का वर्णन, इनका विजय का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति। अब इनका विजय का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अब प्रयाग प्रशस्ति की रचना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कवि हरिसेन ने किए थे। हरिसेन किए थे जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि उसका घोड़ा जो है 3 समुंदर का पानी पीता था। अब देखिए आटविक, अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी में, प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के बारे में कुछ वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें आटविक में भी विजय प्राप्त की। देखिए आटविक क्या था, आटविक एक प्रकार का, आपको हम बताए थे इससे पहले, आटविक एक प्रकार का अधिकारी होता था। अब अधिकारी होता था जो कि जनजातियों के बीच में भेजा जाता था, और वह आटविक अधिकारी जो है जनजातियों को नियंत्रण में रखने का काम करता था। अशोक ने भी आटविक क्षेत्र में जो है, और जहाँ पे ये आटविक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, भेजे जाते थे, उस क्षेत्र को जो है आटविक प्रदेश बोला जाता था। जहाँ पर भी ये अधिकारी, आटविक अधिकारी को ये नियुक्त किया जाता था, वह प्रदेश जो है आटविक प्रदेश कहा जाता था। वह उस प्रदेश को आटविक प्रदेश कहा जाता था। अब आटविक प्रदेश, जैसे कि इससे पहले आप ये पढ़े होंगे कि आटविक प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के बघेलखंड से लेकर के उड़ीसा तक फैला था। और यहाँ पर आटविक प्रदेश में इससे पहले जो है अशोक जो है क्या किया था कि जनजातियों पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया था। अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था जनजातियों पर। आटविक प्रदेश में परिचाकीकृत नीति का पालन किया। समुद्रगुप्त जो है आटविक प्रदेश में परिचाकीकृत नीति का पालन किया। अब परिचाकीकृत का मतलब होता है परिचायक बनाने की नीति, परिचायक बनाने की नीति। ये जो आपका ये सब जो है आटविक प्रदेश का परिचाकीकृत, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है स्रोत, तो ये प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलता है। अब आते हैं झारखंड क्षेत्र के अधीन था। अब देखिएगा झारखंड क्षेत्र भी जो था इसके अधीन था, आटविक प्रदेश के अधीन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, इस क्वेश्चन को आप फोकस कीजिएगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को जो है मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को जो है मुरुंड देश कहा गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही अन्य नाम है
विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया है कौन, ये उन्हीं का नाम है, द्वितीय के समय नहीं, उन्हीं का नाम है विक्रमादित्य। तो इनका शासनकाल जो है 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक ये चलता है। अब झारखंड में भी इनका प्रभाव पड़ता है, झारखंड में भी। शासनकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान, 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान भारत आए। चीनी यात्री फाहियान भारत आते हैं और ये जो है फाहियान झारखंड को जो है, झारखंड को कुकुट लॉर्ड के नाम से, झारखंड को ये नाम देते हैं कुकुट लॉर्ड। और फाहियान का जो है एक यात्रा वृत्तांत था, फाहियान का एक यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था क्या, फोकोक्वी। फ से फाहियान और फ से याद रखिएगा फोकोक्वी। अब हम लोग देख लेते हैं गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। गुप्त काल में कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और कहाँ से मिले हैं। स्थान, जिला, प्राप्त अवशेष। महुदी पहाड़, महुदी पहाड़ जो कि आपका हजारीबाग जिला में पड़ता है। महुदी पहाड़ हजारीबाग जिला में पड़ता है। अब यहाँ पे जो है पत्थरों को काट करके मंदिर बनाए गए हैं और यहाँ पे 4 गो मंदिर बना है, 4 गो मंदिर पत्थर को काट करके। सोचिए कितना मुश्किल हुआ होगा ये पत्थरों को काट करके मंदिर बनाना। महुदी पहाड़ आपका हो गया हजारीबाग। सतगावा हजारीबाग, सतगावा जो है ये भी आपका कहाँ पर है, हजारीबाग में है। अब यहाँ पर सिर्फ मंदिर के अवशेष मिले हैं और ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मंदिर के अवशेष मिले हैं। पिठोरिया, पिठोरिया जो कि आपका कहाँ पे है, पिठोरिया जो आपका रांची में है। तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है पहाड़ी पर स्थित कुआं, पहाड़ी पर स्थित कुआं। अब इस चीज़ को है आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और पढ़ने से ऐसे आप तो ऑनलाइन ये मोबाइल में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तभी आप चीज़ों को रिवीजन करिएगा। क्योंकि पढ़ाई ऐसा है कि जब तक रिवीजन नहीं करते हैं आप, कितने भी अच्छे से आपको कोई चीज़ याद है, आप फिर बहुत कुछ समय, लंबे समय बीतने के बाद उसको भूलने लगते हैं। इसीलिए कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए और याद करिए। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लिए मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। इसका एक और पार्ट आएगा दोस्तों, जो होगा गुप्तोत्तर काल और प्राचीन काल का। वो जो है प्राचीन झारखंड का इतिहास में, वह प्राचीन काल का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ थोड़ा अगर आपको 5-10% भी आपको अगर थोड़ा सा इससे हेल्प मिलता है तो आप सपोर्ट करें हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।